हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? क्या मैं लाइव हूँ? एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर जो आप लाइव हैं तो कोई। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। एम आई लाइव? ओके। ओके, ठीक है, हम लाइव हैं अभी। मे बी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा। आई थिंक वी आर लाइव नाउ। ओके, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। आज बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशनल गाइड है। आई थिंक आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे आप अपने रेगुलर लाइफ में जो भी आप जॉब करते हो एज ए लैब टेक्नीशियन, तो अपने सैलरी को कैसे इंक्रीमेंट करा पाओगे। यानी आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, सैलरी हाइक कैसे होगा, आप अपने अच्छे पोजीशंस तक कैसे जा पाओगे, ठीक है, अच्छे जॉब कैसे मिलेंगे। बेसिकली वही बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो बिना देर किए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जानेंगे कैसे चीजों को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, लाइक आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, एक बार और आपको बताते चलो। थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए आज हम लोगों का सिस्टम में। दैट्स वाई। ठीक है, ठीक है। आज बात करेंगे, आज का प्रमोशनल गाइड है एक तरह से, आपका प्रमोशन का गाइड है। आपको बेसिकली आज हम लोग समझेंगे प्रमोशन कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, एंड सैलरी हाइक कैसे अ, होगी, है ना, सैलरी हाइक में कैसे बढ़ेगी सैलरी आपकी, प्रमोशन आपका होगा बेसिकली। तो ये दो मुख्य टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली लैब टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है, ये आज की जो सेशन है वो बेसिकली लैब टेक्नीशियंस या किसी भी प्रकार लैब पर्सनल्स के लिए होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी स्कोप नहीं है, है ना। तो अगर जो इधर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये आप दोनों के लिए है। प्राइवेट में कर रहे हैं तब भी आपको अपना पोजीशन तो बढ़ाना होगा, है ना, ताकि सैलरी अच्छी बढ़ पाए, रिस्पेक्टिवली सेम फॉर द प्राइवेट। ठीक है, पोजीशन बढ़ेगा तब भी गवर्नमेंट में आप टॉप पोजीशन तक जा पाओगे, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो गया है आजकल, आपको जैसे कि पता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिन पे हम लोग आज जिक्र करेंगे बेसिकली, लाइक कैसे आप इन चीजों को कर पाए, ठीक, कैसे पोजीशंस को बढ़ाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताते चलूं कि जैसे बीइंग ए लैब टेक्नीशियन, अगर जो आप लैब टेक्नीशियन हैं तो आपने कोई कोर्स करना रखा होगा, जैसे पीएमएलटी है, बीएससी एमएलटी या बीएमएलएस है, ठीक है, या बीएमएलएस है, या और एमएमएलएस है। ठीक है, ये
कोर्सेज में से कोई एक आपने ऑप्ट किया होगा, कर रखा होगा। तो बेसिकली डिप्लोमा के लिए तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लोमा में अभी करीब रिसेंट एनसीएचपी के करिकुलम में डिप्लोमा के लिए ज़्यादा कुछ अभी लैब में रह नहीं गया है। लेकिन फिर भी अभी मैं बताते चलूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप क्या करोगे कि आपकी सैलरी बढ़े। तो देखो, मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो पहले मेक श्योर करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट काउंसिल में है कि नहीं। ये बात मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, और इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, उसके बारे में भी आप देख सकते हो जाके। तो रजिस्ट्रेशन अपने कंसर्न स्टेट काउंसिल में देखोगे आप। ठीक है, इसके बाद से ये चीजें हैं, तो दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर अभी मुझे क्या करनी है, जॉब करनी है। आपको क्या चाहिए, जॉब। ठीक है, तो अगर जो आप प्राइवेट में जॉब खोज रहे हो तो मेक श्योर करिए कि कोई बड़ा प्राइवेट लैब हो, और हो सके तो उसके पास 250 प्लस बेड वाला हॉस्पिटल हो। अगर जो लैब है तो NABL एक्रीडेटेड लैब है, कारपोरेट लैब है, तो NABL एक्रीडेटेड लैब हो, या फिर 250 बेडेड लैब हॉस्पिटल के अंदर लैब हो, और NABL और NABH एक्रीडेटेड। ठीक है, इस पे भी डिटेल चर्चा करेंगे, NABH क्या होता है, NABL क्या होता है। ठीक, तो ये मेक श्योर करिए आप, ज्यादा प्रीफर करिए कि आपको 250 बेड वाला हॉस्पिटल मिले जिधर NABL और NABH दोनों चलता हो। ठीक है, तो आप वो चीजें ज्यादा प्रीफर करिए, तो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा होगा, आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मैंने फेस किया है, और बीइंग अ लैब टेक्नीशियन मैंने भी अराउंड 4 to 5 ईयर लैब टेक्नीशियन का काम किया है, लेकिन मेरी पोजीशन हमेशा बढ़ते रही है। ठीक है, वो रीजन क्या था वही सब मैं आपसे शेयर। तो आप 250 बेड वाला हॉस्पिटल पकड़िए। आप बोलेंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, क्या लालपत मेदांता SRL अच्छे नहीं है। आप बोलोगे कि सर क्या मेदांता लालपत और SRL अच्छे नहीं है क्या, तो मैं बोलूंगा सर अच्छे तो है, लेकिन आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, उसमें आप देखोगे एक्सपीरियंस में जो एक्सपीरियंस मांगा गया होता है 100 प्लस बेडेड, या फिर 250 बेडेड हॉस्पिटल का मांग। ठीक है, 250 प्लस बेडेड या 100 बेडेड, मोस्ट कॉमन 100 बेडेड मांगा गया होता है। तो आप ऐसे हॉस्पिटल को ज्यादा प्रीफर करिए। जब आपके पास ऑप्शन है दोनों का, तो क्यों नहीं आप हॉस्पिटल्स की तरफ जाइए, लैब को थोड़ा सा अभी अपग्रेड करेंगे। समझ में आ गया आपको। अभी बात करेंगे कि सर क्या कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, जिधर आपको लगेगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो आपको दिमाग में रखना है डेली यूज। तो जैसे मैंने बोल दिया कि सर 250 बेडेड हॉस्पिटल या 100 बेडेड हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर जो आप ऐसे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, तो आप अभी क्या करोगे, क्या काम करना ही सफिशियंट है, क्या आपकी डिग्री के बाद से जो आपने MLT किया है वही सफिशियंट है आपका सैलरी बढ़ाने के लिए। नहीं, या इसमें स्लो ग्रोथ जो आपका होगा वो बहुत ही स्लो होगा, आपका करियर का ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा, अगर जो आप बिना रिस्क के काम करते रहेंगे। तो क्या करेंगे जॉब के साथ, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे क्या करनी है, अभी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करना है ड्यूरिंग जॉब। तो सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, सर्टिफिकेट का कोर्स करना है। कौन सा कोर्स है सर, वो कोर्स का क्या क्या नाम है। तो सर कोर्स का नाम है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ISO 151892। आप इस कोर्स को तो 100% करिए, अगर जो आप क्वालिटी में इंटरेस्टेड हैं। अगर जो आप लैब में है, क्वालिटी से बच रहे हैं, तो आप कभी भी बड़े जॉब को नहीं अचीव कर पाएंगे, बड़ी पोजीशन को अचीव करने में आप असक्षम होंगे। तो मैं आपको हमेशा से यही एडवाइस करूंगा कि आप क्या करिए, बड़े पोजीशन की तरफ जाइए। ठीक है, आप क्या करिए, बड़े पोजीशन की तरफ जाइए। ठीक है, तो ISO 151892 आपने कर दिया। ये NABL भी कराता है अब डायरेक्टली, या फिर आप काहो से कर सकते हो, हेल्प से कर सकते हो। ठीक, तो हेल्प 360 करके ये साइट है, यहाँ से भी कर सकते हो, बेस्ट की NABL से कर, या फिर QCI भी कराता है। ठीक, तो यहाँ से सर्टिफिकेट जरूर से कर लीजिए। अब आप बोलेंगे क्या यही सर्टिफिकेट बस कॉमन है, बस यही सर्टिफिकेट लेना सफिशियंट है। मैं बोलूंगा नहीं सर, ISO
189 सफिशियंट नहीं है, आपको और भी कोर्स करने पड़ेंगे। आप बोलेंगे सर कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, और कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, आपने तो बोला था कि यही बहुत है। ठीक है, ISO 15189 2022 आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आपको और भी कोर्स करना पड़ेगा। कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? दूसरा कोर्स आप कर लोगे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का, BLS का कोर्स कर, बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स है, जिधर आपको क्या क्या बताया जाता है। CPR के लिए CPR प्रोवाइडर आपको बता दिया जाएगा, BLS प्रोवाइडर हो जाओगे आप ये एग्जाम निकालने के बाद। ये सब 4 दिन 5 दिन का कोर्स है। इसमें एक जनरल एक छोटा सा असेसमेंट होता है, जिसे करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाती है। तो ये CPR चोकिंग, ठीक है, CPR और चोकिंग, ये दो चीजों का ट्रेनिंग कराएंगे आप। ठीक है, कि कैसे कोई पर्सन को चोक हो गया है, बच्चे को हो गया है, तो क्या आप एक्ट करोगे। तो दो कोर्स कर लिया आपने, BLS का कर लिया और EHA का कर लिया। अब सर क्या करेंगे? अब भी एक कोर्स है जो बच जा रहा है। ठीक, क्या कोर्स है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये भी कोर्स आपको मिल जाएगा QCI की वेबसाइट। ये रिस्क मैनेजमेंट का भी आप एक सर्टिफिकेट जरूर से ले लीजिए, ये भी आपके करियर में बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ गई, 3 सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिए हैं, चलिए लाइन से आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तीनों सर्टिफिकेट क्या थे? ISO 15189 2022। दूसरा कोर्स क्या था? दूसरा कोर्स था सर BLS का, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय EHA। सिर्फ EHA से करिएगा इसको, अदरवाइज और सब मान्य नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड इज, तीसरा कोर्स क्या कर लोगे आप? रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, ये 3 सर्टिफिकेशन कोर्स आप जरूर से कर लीजिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये जो कोर्स हमने कर लिया, ठीक है, इसको आप रिस्क मैनेजमेंट CCI से भी कर लोगे, और IAS इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्विसेज ये भी कराता है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह से आपने ये कोर्स कर लिए, तीनों सर्टिफिकेट आपको मिल गए। थोड़ा सा पैसे खर्च होंगे इसमें, लेकिन अगेन इससे ज्यादा पैसे आप अपने लाइफ में कमा लोगे। ठीक है, ये कोर्स की वजह से, ये सर्टिफिकेट्स की वजह से ही। अब आप क्या करेंगे? जनरली आप ध्यान दोगे इसके ऊपर, सेफ्टी प्रोटोकॉल के ऊपर। क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल है, और वो आपको सब पता होना चाहिए और आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, क्या क्या है वो सारी चीजें, जैसे कि हम बात करेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑफ लेबोरेटरी पर्सन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या चीज है जो आपको जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए इमरजेंसी कोड, इमरजेंसी कोड के बारे में। आपको फिर इन सारे इमरजेंसी के सिचुएशन में करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपको जानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि सर और क्या चीज एडिशनली हम जान सकते हैं, जैसे आपको जानना है, फायर मैनेजमेंट को जानना है ना, फायर लाइक सिचुएशन में आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, तो फायर मैनेजमेंट। ठीक है, देन और क्या जान सकते हो आप? स्पिल मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या जानोगे आप? निडिल स्टिक इंजरी में व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, वो समझ जाना है आपको। ठीक है, देन आपने ही बताया कि सर अभी आप BLS प्रोवाइडर हो गए हो, तो आपको क्या जानना है? और CPR आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से, उसके बाद से और क्या बच जाता है? CPR के बाद से और क्या आनी चाहिए आपको? ठीक है, CPR हो गया। ठीक है, और इसके बाद से और क्या आ जाना चाहिए आपको? क्वालिटी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी प्रोटोकॉल्स, वो सारे आने चाहिए। प्रोटोकॉल्स में आप पूछोगे सर ये क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे कि आपको LJ चार्ट, LJ चार्ट प्लॉटिंग आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है?
क्या जानना है आपको? वेस्ट गार्ड रूल के बारे में जानना है? वेस्ट गार्ड्स रूल, वो भी मैं, आप बोलोगे तो इसका भी डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है। तो तीसरा तीसरा चीज आपको क्या जानना है? देन आपको जानना है इक्वास या इक्वाब के बारे में। इक्वाब के बारे में जानना है आपको। ठीक है। फिर आपको क्या जानना है बेसिकली? इसके बाद इकवास और इकवाब के बाद से आपको नेक्स्ट चीज आप क्या कर लोगे? आप बोलोगे सर अभी मुझे क्या हो गया, लगभग थोड़ा थोड़ा क्वालिटी का चीज आ गया, इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, थोड़ा सा बूस्ट हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आपको समझ में आ गया कि अब मैं लैब का सारा प्रोटोकॉल जानता हूँ। और क्या करोगे आप? एसओपी बनाना और रीड करना दोनों आता है। ठीक है। तो क्या आना चाहिए? एसओपी बनाना भी आना चाहिए और रीड करना भी आना चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद से आपको क्या आना चाहिए? नेक्स्ट आपको क्या चीज आनी है? वो है क्रिटिकल रेंजेज। ठीक है। तो एसओपी बनाना आ गया। देन क्रिटिकल रेंजेज आपको जानना है। क्रिटिकल रेंजेज के बारे में जानना है आपको। देन और क्या जानना है आपको? क्रिटिकल रेंज के अलावा क्या जानना है? क्रिटिकल रेंज के अलावा आप जानोगे रीडू क्या, रीडू ये क्या होता है। ठीक है। अब आपको क्या जानना है? टर्न अराउंड टाइम्स जानना है। ठीक है। और जो भी प्री एनालिटिकल एरर और पोस्ट एनालिटिकल एरर, ठीक, इन दिनों को जानना है और इसको मिटिगेट करने का आपको सोल्यूशन भी खोज के रखना है। आपको हर समय पता होना चाहिए कि कैसे प्री पोस्ट और प्री एनालिटिकल एरर और पोस्ट एनालिटिकल एरर इसको खत्म करेंगे और एनालिटिकल एरर को भी कैसे खत्म करेंगे और क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। और क्या जानना चाहिए आपको? आपको क्यूसी रन करना आना है, क्यूसी को रन करना आना है, कैलिब्रेशन करना आना है। ठीक है। इक्विपमेंट हैंडलिंग आनी है, हैंडलिंग आनी है। ये सारा चीज आपको आना चाहिए। ये आता है तो एक्टिवली आप क्या हो, जरूर से जरूर आप सफल हो जाओगे अपने फ्यूचर में, ये मेरा गारंटी है। इतना चीज बच्चे को आता है, अगर जो उसके पास जॉब जॉब नहीं है और इतना चीज आता है तो मुझे कमेंट करेगा, मुझे कमेंट में बताए, मैं उसको जॉब दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है। इतना आपको एकदम से 100% आना चाहिए अलॉन्ग विथ योर सिलेबसेस। ये चीज तुम समझ गए तो मैं आपको बहुत ही रेपुटेड जगह पे जॉब दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि ये आपके सक्सेस का मंत्रा है। लैब टेक्नीशियन को सक्सेस पाना है, उनको सफल होना है, तो ये उसका सबसे ही अच्छा तरीका है, ये सारी चीजों को जान जाओ। ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलोगे और क्या करें सर, इतना सब तो जान गए, क्या यही सफिशियंट है? तो हम बोलेंगे नहीं, अपने आप को इंगेज रखिए। ठीक है। अपने आप को इंगेज रखिए। इसे अपने पर्सनल्स को, अपने फील्ड के लोगों को देखिए। ठीक है। जो कि आपको ऑनलाइन कोई मिल जाए, ऑफलाइन। ठीक है। ऐसे लोगों से मिलते रहिए। ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म, एआई टूल्स हैं, इधर से आपको लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो उनसे कांटेक्ट करते रहिए, सीखते रहिए। उनके यहाँ भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको जानेंगे तो आपको बुला सकते, ये ऑप्शन है। रही बात गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अगर जो ये सारी चीजें आपकी, गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी टॉप पोजीशंस है, ठीक है, टॉप पोजीशंस है, उसको आप क्या कर पाओगे? बहुत ही इजीली ऑक्यूपाई कर पाओगे। ठीक है। ये सारी चीज आती है। तो एक सीनियर टेक्नीशियन से यही समाज का या फिर डॉक्टर्स का या फिर हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का यही डिमांड होता है, यही एक्सपेक्टेशन होता है कि ये सारी चीजें किसी भी टेक्नीशियन को, किसी भी क्वालिटी मैनेजर को, इंचार्जेज को, साइंटिफिक ऑफिसर्स को आता है। ठीक है। नाउ दूसरी चीज है कि क्या और हम कर सकते हैं? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए और कंटिन्यूअस लर्निंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। लगातार पढ़ते रहिए। आज हमने पढ़ लिया, जॉब शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पढ़ाई खत्म हो। कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स मार्केट में कौन आ गया, कौन सा अ, अ, कौन सा
जो है कि आपका नया प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, नया प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, वो सब आप समझते रहिए, भाई ये प्रिंसिपल को समझना है, ये इक्विपमेंट को समझना है, कोई नई टेक्निक आ गई तो आपको समझना, ये कोड कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपके पास, ये सबसे पहले मैं ही समझूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इंगेज रहोगे और आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, आपके समाज में इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, उसको आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स थी। लाइक इसका एक एग्जांपल बताऊंगा मैं अपने एग्जांपल से कि मैंने वो सारा चीजें फेस किया है। जैसे कि मैं आपको बताते चलूं, तो मैंने सबसे पहले देखिएगा, तो मैंने डिप्लोमा किया था, ठीक है, डीएमएलटी किया था, एक काफी छोटे कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया, ठीक है। तो डिप्लोमा करने के बाद मैंने बीएससी एमएलटी में एडमिशन लिया, और मैं डीएमएलटी में ही क्या कर लिया था, एज अ पार्ट टाइम मैंने जॉब शुरू कर दिया था। जॉब जब मैंने डिप्लोमा के बाद शुरू करा था, तो मैं एज अ जूनियर टेक्नीशियन काम करता था, ठीक है, विद इन 1 to 2 ईयर मैंने जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम किया। लेकिन 1 से 2 सालों के अंदर मैंने ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया। मैं हमेशा अलग सोचता था कि मैं क्या हूँ, इन सारे टेक्नीशियन से अच्छा हूँ, मुझे और आगे जाना है, मुझे इधर ही नहीं रहना है, ठीक है? ये सोचते रहे, और हालाँकि जो मेरा कॉलेज था, जो जिधर मैं जॉब किया, वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था। वहाँ के लोग, वहाँ के इंचार्जेज़, वहाँ के जो भी पर्सनल्स थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। वहाँ के डायरेक्टर हुए, उन्होंने पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प करी। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। ठीक है, तो ये जो जूनियर टेक्नीशियन होने के बावजूद मैंने क्वालिटी वाले पोर्शन पे खूब सारा ध्यान दिया, और बहुत ही जल्दी मैं वहाँ पे क्वालिटी मैनेजर के रूप में काम करने लगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा बीएससी एमएलटी कंप्लीट होता है, ठीक है, उसी सेम कॉलेज में मैं ट्यूटर या लेक्चरर के पोस्ट पे शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं यहीं पे नहीं हार मानता हूँ, मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, और पार्ट टाइम में क्या करने चला गया कहाँ पे, मैं अपोलो में, अपोलो जबलपुर में, अपोलो जबलपुर का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे मैं लेबोरेटरी सुपरवाइजर, ठीक है, लैब सुपरवाइजर की पोस्ट पे चयनित हो जाता हूँ, ठीक है। लैब सुपरवाइजर के पोस्ट पे सिलेक्टेड होता हूँ, और वहाँ पे काम शुरू करने का विचार बनाता हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है, जल्दी मैंने एक और गवर्नमेंट सेक्टर है, उधर मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, एज अ लेक्चरर और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ठीक है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ, हालांकि इसकी सैलरी थोड़ी इस वाली सैलरी से कम थी, इसमें काफी ज्यादा सैलरी था, लेकिन मैं इस लेक्चरर वाले पोस्ट को चूज करने का ऑप्शन क्या होता है, मुझे एमएससी एमएलटी होने के साथ साथ क्या करना है, खूब सारा रिसर्च का काम करना है। मुझे क्या करना है, खूब सारा रिसर्च का काम करना है, अपने पब्लिकेशंस बढ़ाने हैं, क्या करना है, अपने पब्लिकेशन को बढ़ाना है, चाहे वो बुक के रूप में हो, ठीक है, बुक राइटिंग की हो, या फिर रिसर्च पब्लिकेशन, उस पे मैंने काम शुरू किया। और ये दोनों मैं लगभग अब तक 3 बुक और एक रिसर्च पे मैं काम कर रहा हूँ। तो 3 बुक्स मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड होने वाले हैं, एक पब्लिश्ड है, दो पेंडिंग है, जल्दी पब्लिश हो जाएगी, और एक रिसर्च पेपर भी माइट बी 2 to 3 मंथ में ये भी पब्लिश हो जाए। तो ये मैंने काम किया, ठीक है। अभी राइट नो, अभी से मुझे समझ में आ गया है कि मुझे पीएचडी करनी है, और मुझे अभी से तमाम कॉलेजेस से ऑफर है कि आप मेरे यहाँ ज्वाइन करिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और क्या करेंगे आप, इसके साथ साथ मैं आपको पीएचडी में एडमिशन भी दूंगा, मेरे यहाँ से पीएचडी भी करेंगे। तो मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, वो बात की बात है, लेकिन मेरा ये मैंने एक एग्जांपल बताया, मैंने इसी तरह से काम किया, मैं इसी तरह से सोचता रहा हमेशा से, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। अदरवाइज मैं उस ट्रैप में फंस जाऊंगा, जॉब वाले ट्रैप में, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कंफर्ट जोन से बाहर रहना है, आपको ये हमेशा से सोचना है। लैब का फील्ड जो है, ठीक है, लेबोरेटरी साइंस का जो फील्ड है, वो बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। हमको बहुत प्राउड होना चाहिए कि जो हम काम करते हैं, वो वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है, जिधर इंडिया में हो सकता है कम रिकॉग्निशन मिल रहा हो, लेकिन आप फॉरेन में जाके देखिए कि टॉप
टॉप के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, टॉप के जो भी साइंटिस्ट हैं, दे ऑल आर लेबोरेटरी साइंटिस्ट, ऑल ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी फील्ड के, ऑल ऑफ द मेडिकल फील्ड के जो भी पर्सनल्स हैं, उन्होंने या तो माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिर पैथो करके ही बहुत सारा रिसर्च किया है। तो ये हमको सुन के बहुत प्राउड होता है और हमको उसी दिशा में काम करना है, उसी डायरेक्शन में काम करना है, डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द हमारा आज के टॉपिक के बारे में बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन सम ऑफ द टेक्निकल रीजन मैं 30 मिनट का ही क्लासेस ले पा रहा हूँ। और जल्दी और भी सुधार करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के फील्ड में। हम लोग ये लैबमेट पे बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और स्टे ट्यून। लैबमेट आपके लिए लगातार अच्छा काम करता रहेगा, ये वादा है मेरा।